जिम के अंदर हल्की नियॉन लाइट्स की रोशनी थी। दीवारों पर शीशे लगे हुए थे जिनमें हर हरकत वाज़िया झलक रही थी। पसीने और खुशबूदार बॉडी स्प्रे की मिली-जुली महक हवा में घुल चुकी थी। ट्रेडमिल पर जरार खान मुसलसल भाग रहा था। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सांस भारी मगर मतवाजन थी। वो अपनी रफ्तार कम करने का नाम नहीं ले रहा था। जिस्म के हर अज़ा में खिंचाव, लेकिन आंखों में एक अजीब संजीदगी, जैसे किसी अंदरूनी जंग का शोर दबा हो। चंद लम्हे बाद दरवाजा धीरे से खुला और आयशा, उसकी मैनेजर, अंदर दाखिल हुई। इसके कदमों की चाप ट्रेडमिल की मुसलसल गिड़गिड़ाहट में दबी रही थी, मगर जरार ने शीशे में इसका अक्स देख लिया था। इसने फौरन हेडफोन निकालकर पलट कर देखा। भवें तन गई थी। बहुत सख्त लहजे में बोला, फिलहाल बाहर जाएं मिस आयशा, मैं एक्सरसाइज के दरमियान में हूँ, बात बाद में करेंगे। अंदाज काफी सर्द था। इसे हर वो शख्स जहर लगता था जो इसकी एक्सरसाइज के दरमियान आता था। आयशा थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, सर ये बहुत जरूरी है, अगर आप 5 मिनट दे दें तो। जरार ने घड़ी पर नजर डाली। 25 मिनट हो गए, 5 बाकी है, इंतजार कीजिए। अगर वो एक्सरसाइज के दरमियान आई थी तो यकीनन कोई जरूरी बात थी, इसलिए इसने बात नजरअंदाज करना जरूरी नहीं समझा था। वो बगैर एक लफ्ज कहे दोबारा भागने लगा। इसके कदमों की रफ्तार और भारी हो गई थी। आयशा खामोशी से खड़ी इससे देखती रही। 5 मिनट पूरे होते ही इसने रफ्तार कम की, मशीन बंद की, तौलिया उठाया और पसीना साफ करते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इसको देखते हुए संजीदगी से बोला, कितनी बार कहा है मिस आयशा, मेरे जिम एरिया में नहीं आया करें, ये जगह प्रोफेशनल वर्क के लिए नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आता है? मेरा असिस्टेंट कभी इस तरफ नहीं आता क्योंकि इससे मालूम है सर को मुदाखलत पसंद नहीं। वो इस वक्त शर्टलेस था। इसके 6 पैक मुसलसल नुमाया हो रहे थे। आयशा के चेहरे पर खफगी और घबराहट मिली जुली थी। मैं मिस किंजा के हवाले से बात करने आई थी। जरार के चेहरे पर लम्हे भर के लिए सकूत आया, मगर फौरन लहजा सख्त हुआ था। आपको इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दें। वैसे आप 2 दिन से कहाँ थी? कंपनी के असूल आपको याद नहीं? हर वक्त आप किसी न किसी के मामले में मुदाखलत करती ही नजर आती हैं। मैंने आपको मैनेजर इसलिए बनाया है कि आप मेरे काम पर ध्यान दें, ना कि इधर उधर घूमने में वक्त गुजार दें। आयशा एक लम्हा रुकी, फिर बोली, मैं बीमार थी सर। मगर वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही जरार तंजिया बोला, बीमारी की इतला देना भूल गई आपको, लेकिन किसी और के बारे में बात करना आप नहीं भूलती। वो बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़ी, नजरें इसके चेहरे पर जमा दी थी। सर आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। आंखों में खुमारी थी। जरार इसके हर कदम को गौर से देख रहा था। इसने धीरे से हाथ उठाया और जरार के सीने पर रख दिया। वो हल्का सा मसाज करते हुए बोली, मैं दरअसल वो बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि जरार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज जिम के सन्नाटे में गूंज उठी थी। आयशा चंद कदम पीछे हटी, आंखों में हैरत, चेहरे पर सन्नाटा। इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका एक कदम जरार को हाथ उठाने पर मजबूर कर देगा। इसकी सांस तेज थी। वो इसको देखते हुए बोला, मुझे पहले ही अंदाजा था तुम्हारी नीयत का। इसी को देखते हुए बोला, मुझे पहले ही अंदाजा था। तुम्हारे जाने के ऑर्डर पर पहले दस्तखत कर चुका हूँ। ईमेल चेक कर लो, तुम फारिग हो। तुम जैसी घटिया सोच की लड़की को मैं अपनी कंपनी में जगह नहीं दे सकता। तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो किसी और कंपनी के बॉस पर अप्लाई करना। मैं तुम जैसी घटिया औरत को अपने ऑफिस में जगह नहीं दे सकता, जो अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। इसका अंदाज निहायत दुरुस्त था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। सर प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। बकवास बंद करो, जरार की आवाज गूंजी। इज्जत करने वाले प्रोफेशनल रहते हैं, तुम जैसे नहीं जो हर हद पार कर दे। मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करता। निकल जाओ यहाँ से अभी। आज जो तुमने किया है इसका खुमियाजा तुम्हें अब सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। तुम जानती नहीं हो जरार खान कौन है। वो सर झुकाए पीछे हटी, दुपट्टे से चेहरा छुपाने की कोशिश की। बाहर जाते हुए दरवाजे का हैंडल हल्के से कांपा, फिर आवाज आई, सर मैं शर्मिंदा हूँ। ये कहते ही वो निकल गई थी। जरार चंद लम्हे साकित खड़ा रहा। इसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे, शायद गुस्से से या इस एहसास से कि हद पार करने वाली से वो नहीं थी।
लम्हा भर के लिए उसने खुद पर भी सवाल उठाया, मगर अगले ही लम्हे इसने ठंडी सांस भरी, ट्रेडमिल पर रखी पानी की बोतल उठाई और धीरे से बोला, प्रोफेशनल रहना आसान नहीं मगर जरूरी है। इसकी आंखें शीशे में अपने अक्स पर ठहर गई थी। जरार खान वजह मजबूत मगर अंदर कहीं बहुत तन्हा, लेकिन जो अब इसके साथ थी वो इसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जानता ही नहीं था कि सब हासिल हो जाना इतना आसान नहीं। कुछ देर इसने मजीद वर्कआउट किया था और फिर घर के लिए रवाना हो गया था। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने गाड़ी जैसे ही रुकी, दरवाजे के दोनों जानिब लगी लालटेनों की मध्यम रोशनी गाड़ी के शीशों पर पड़ी। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही एक मुलाजिम हाँफता हुआ बाहर निकला। माथे पे पसीना, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जरार ने अभी सीट बेल्ट तक नहीं खोली थी कि वो खिड़की के करीब आकर बोला, सर बेगम साहिबा को 10 मिनट पहले ही अस्पताल ले गए हैं। तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बार बार आपको पुकार रही थी, आपको फोन भी किया था मगर आपका नंबर बन जा रहा था। इनकी हालत काफी सीरियस थी। जरार का चेहरा एकदम संजीदा हो गया, आवाज भारी थी। कौन से अस्पताल, हुआ क्या है बीजान को? इनकी तबीयत खराबी का सुनकर ही इसकी जान लबों पर आई थी। एक ही जान ही तो थी जो इसका कुल सरमाया थी। माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। बड़े होने के बाद चचा चची भी दुनिया से रुखसत हो गए। अगर अब कोई रिश्ता बचा था तो वो सिर्फ दादी का ही रिश्ता था और एक कजन जिसकी शक्ल भी इसे गवारा नहीं थी। मुलाजिम ने सर झुकाया, पता नहीं सर, बस निम्रा बीबी हर वक्त आ गई थी, वही संभाल रही थी सब कुछ। हम सब तो बाहर थे, किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इन्होंने बाहर आकर जब हमें आवाज दी तो हम तब अंदर गए थे। खुदा का शुक्र है, अगर निम्रा बीबी घर नहीं होती तो न जाने आज क्या कहर इस हवेली पर बर्पा हो चुका होता। जरार ने एक लफ्ज कहे बगैर गाड़ी रिवर्स की। इसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर तेजी से हरकत कर रही थी, आंखों में बेचैनी और माथे पर तनाव। पूरा रास्ता इसे बस एक ही चीज गूंजती रही, बीजान पुकार रही थी आपको। इसको मालूम था निम्रा बीजान को कहाँ लेकर गई होगी। कुछ ही देर में गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी। इसने जल्दी से दरवाजा खोला, कदमों की रफ्तार बेचैन थी। रिसेप्शन पर पहुंचकर सांस भरते हुए बोला, रुकैया बेगम कौन से वार्ड में है? इमरजेंसी में लेकर आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी, फिर कहा, सर वार्ड नंबर 7, सामने वाले रास्ते पर सीधा जाएं। जरार ने सर हिलाया और तेज कदमों से वार्ड की तरफ बढ़ गया। हॉल में एंटीसेप्टिक की तेज खुशबू फैली हुई थी। कहीं दूर मशीनों की बीप की आवाज आ रही थी। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचते ही वो अंदर दाखिल हुआ। रुकैया बेगम बिस्तर पर लेटी थी, हाथ पर ड्रिप लगी थी, चेहरे पर जर्दी मगर मुस्कुराहट कायम थी। इनके करीब निम्रा बैठी थी, होंठों पर फिक्र और आंखों में नमी। वो तड़प कर इनको पुकारते हुए इनकी तरफ बढ़ा था। बीजान जरार तकरीबन दौड़ता हुआ इनके पास आया। ये क्या तमाशा है? क्या हुआ आपको? आप हमेशा मेरी जान सूली पर लटकाए रखते हैं। क्या आपने सुकून से जिम भी नहीं जा सकता? मेरे पीछे से आप इतना बीमार हो जाएंगी कि आपको अस्पताल लाना पड़े। आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। रुकैया बेगम कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं बेटा, बस सर चकरा गया था। डॉक्टर ने कहा फिक्र की बात नहीं है, बस कमजोरी है। तुम इतने परेशान क्यों हो गए? निम्रा मुझे ले आई थी। कमजोरी? जरार का लहजा बुलंद हो गया था। आप फोन कर सकती थी, एक मैसेज कर देती। और निम्रा? इसने अचानक रुक मोड़ा, आवाज और तेज हो गई थी। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि बीजान के साथ रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या जरूरत थी खाला के घर जाने की? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी वहां? हर वक्त शुगर मेला लगाने के लिए वहां पहुंच जाती हो, घर में तुम्हारे पाँव नहीं टिकते। परेशान कर दिया तुमने मुझे। निम्रा घबरा कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैं तो सिर्फ चंद घंटों के लिए गई थी लाला। खाला की तबीयत बीजान से ज्यादा अजीज है तुम्हें तुम्हारी खाला। जरार ने बात काट दी। तुम्हें जरा एहसास नहीं है अकेली औरत तुम्हारे सहारे हैं। अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हारी खाला के पास इनकी औलादें हैं, इनकी बहनें हैं, इनके पोता पोती हैं, लेकिन हमारी दादी के पास सिर्फ मैं और तुम हो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर मैं बाहर के काम संभाल रहा हूं तो तुम पर लाजिम है कि तुम घर संभालो, लेकिन तुम्हारी आवारागर्दी ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लाला मैं खामोश। जरार ने हाथ उठाया। तुम्हें हर बार समझाता हूं मगर तुम्हारी गैर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। रिश्तेदारी से वक्त पर आने जाने का नाम नहीं, एतमाद का रिश्ता भी होता है और तुमने वो तोड़ दिया। मुझे हैरानगी हो रही है कि तुम इतनी लापरवाह, वो भी दादी के हवाले से कैसे हो सकती हो? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सवाए इनके। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों बिखर जाएंगे। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आती?
अब क्या मैं काम धंधा छोड़कर हर वक्त घर में रहूं, क्योंकि मैडम साहिबा अपनी खाला के घर सैर सपाटे के लिए गई हुई है। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। इसको समझ ही नहीं आ रहा था वो अपना दिफा कैसे करे। रुकैया बेगम कमजोर आवाज में बोली, जरार बस करो, बच्ची से इस लहजे में बात नहीं करो। निम्रा ने बहुत संभाला है मुझे, तुम पहुंचते तो शायद देर हो जाती। वो घर पर ही थी, देखो कुदरत का निजाम। मेरी तबीयत जब भी खराब हुई जब ये घर आई थी, इससे पहले नहीं हुई। जरार के चेहरे पर लम्हा भर के लिए शर्मिंदगी की लहर उठी, मगर वो चुप नहीं रहा। बीजान, अगर इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो ये सब होता ही नहीं। ये आपके साथ रहती है, आपका ख्याल रखती है, तो आपकी तबीयत इतनी बिगड़ती नहीं। निम्रा धीरे से बोली, आइंदा ऐसा नहीं होगा, सॉरी लाला। इसकी आवाज रुक गई, आंसू अब आजाद थे। रुकैया बेगम ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामा, बेटा इससे बात नहीं करो, तुम जाकर थोड़ा पानी पी लो। और जरार अब बस चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची को डांटने की। निम्रा ने हिचकी दबाई, इस बात में सर हिलाया और वार्ड से बाहर निकल गई थी। जरार कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, आंखें दादी पर टिक गई थी। आप ठीक तो है ना बीजान, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, बस तू गुस्सा कम किया कर। हर वक्त सफर बरसने से दिल का बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि एतमाद, रिश्ते और मान टूटते चले जाते हैं। जरार ने नजरें झुका ली, पहली बार इसके चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली थी। कोशिश करूंगा बीजान। अस्पताल के वार्ड में खामोशी छा गई, बस ड्रिप की बूंदें एक तरतीब से गिरती रहीं, जैसे वक्त खुद भी संभल कर चल रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात इन्हें अस्पताल में एडमिट रखा गया था। निम्रा कमरे में और जरार बाहर ही रहा था। सुबह सवेरे इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। दोपहर की हल्की धूप पर्दों के पीछे से कमरे में छिनकर आ रही थी। फिजा में अस्पताल की दवाएं की हल्की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। रुकैया बेगम के बिस्तर के करीब रखा फैन आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। वो नीम दराज हालत में थी, कंबल जरा सा पहलू पर खिसका हुआ था। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और जरार अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर रात भर की थकन और आंखों में तशवीश थी। निम्रा जो इनके पास पानी का ग्लास रखे बैठी थी, फौरन उठ खड़ी हुई। बीजान, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। इसने जरार की तरफ एक लम्हे को देखा, फिर नजरें झुकाई और चुपचाप कमरे से निकल गई। इसका कोई इरादा नहीं था मजीद वहां ठहर कर इसके गुस्से का निशाना बनने का। जरार ने बीजान के करीब जाकर आहिस्ता से सलाम किया और इनके हाथ थाम लिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? फिर इनके माथे पर प्यार किया। कल तो आपने मेरी जान निकाल दी बीजान, आपको अंदाजा भी है मैं कितना डर गया था। आपके खोने के एहसास ने ही मेरी सांसें रोक ली थी। रुकैया बेगम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। और तुमने जो कल रात किया वो बहुत अच्छी बात थी। जरार ने भवें सुकेड़ ली। मैंने क्या किया? निम्रा को इतना डांटा जिसकी कोई हद नहीं। वो सारी रात रोती रही है और तुम अच्छी तरह जानते हो जब से इसके माँ बाप का इंतकाल हुआ है वो कितनी हसास हो गई है। इनका लहजा नरम मगर भरपूर तंज। वो वैसे ही एहसास कमतरी में रहती है। इससे हमेशा लगता है कि तुम इस पर एहसान कर रहे हो, कि तुम इसके खर्च उठाते हो। तुम्हारी एक सख्त बात इसके दिल में बहुत गहरा असर डालती है। जरार गुस्से से बोला, बीजान मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? चाचू की बेटी है वो, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर की है, मैं ही निभाऊंगा। ये मेरा फर्ज है। फर्ज निभाना अलग बात है बेटा, रुकैया बेगम ने सांस भरते हुए कहा। लेकिन अगर इतनी फिक्र है तो फिर निकाह क्यों नहीं कर लेते? इसको भी ये एहसास से कमतरी खत्म हो जाएगा कि तुम इससे पाल रहे हो। जरार चौंक गया। बीजान, आप मुझसे इस बात की तवक्को नहीं रखें। मैं निम्रा को एक छोटी सी बच्ची समझता हूँ, नादान, जिद्दी, बेवकूफ सी। आपको लगता है मैं इससे शादी करूंगा? वो मुझसे 10 साल छोटी है। रुकैया बेगम धीरे से मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे दादा से 15 साल छोटी थी। क्या हमारा निकाह गलत था? उम्र से क्या फर्क पड़ता है, नीयत और दिल से पड़ता है। जरार ने गहरा सांस लिया। बीजान, वो जमाना और था, आज लोग की सोच बदल चुके हैं। और वैसे भी, वो रुक गया। वैसे भी क्या? रुकैया बेगम ने नजरें गाड़ दी। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बीजान, जरार की आवाज भारी हो गई थी। रुकैया बेगम ने खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। बेटा, मैं ये नहीं कहती कि दिल के खिलाफ करो, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले सिर्फ दिल से नहीं, घर की इज्जत के लिए किए जाते हैं। बीजान, आप बात को जज्बाती रुख दे रही हैं। हाँ, दे रही हूँ। इनका लहजा पहली बार बुलंद हुआ, क्योंकि मेरा दिल चाहता है मैं अपने पोते की जिंदगी में सुकून देखूं। निम्रा बेटी नहीं, अमानत है। मैं चाहती हूँ वो इस घर में महफूज रहे। अगर मैं आंख बंद कर लूं तो इससे कौन देखेगा? जरार खामोश रहा, नजरें झुक गई। रुकैया बेगम कमजोर सांस के साथ बोली, मैं कब से कह रही हूँ तुमसे, मगर तुम सुनते ही नहीं।
अगर मेरी कोई हैसियत बाकी है तुम्हारे दिल में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम्हें पता है मैं जो बीमार हुई हूँ इस वजह से हुई हूँ। मुझे हर वक्त इसकी फिक्र सताती रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका कौन करेगा? तुम दोनों कजन हो, एक दूसरे के लिए नामहरम हो। आज ये मेरे दम से इस घर में रह रही है। अगर मेरी सांस रुक गई तो इसका कोई वजूद नहीं होगा। खुदा के लिए मेरी बात समझो। तुम्हारी माँ और निम्रा की माँ दोनों की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों एक हो जाओ। बीजान, ज़रार ने हाथ मजबूती से थामा। ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। इन्होंने इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। आवाज भारी हुई। मैं कब तक रहूंगी? अगर मैं मर गई तो क्या तुम मेरी ये आखिरी बात भी नहीं मानोगे? ज़रार ने आंखें बंद कर ली। माथे की रगें उभर आईं। दिल में एक अजीब जंग चल रही थी। चंद लम्हों बाद इसने सांस भरी और दबी हुई आवाज में बोला, ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो निकाह कर लूंगा, लेकिन मुझसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखे। फिर शायद इसको बीवी का हक न दे सकूं। मेरे दिल में कोई और है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। रुकैया बेगम के चेहरे पर सुकून की झलक आई। मुझे मेरी निम्रा पर मुकम्मल भरोसा है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी और तुम इसको अपने दिल में बसा लोगे। तुम अभी जानते नहीं हो वो कितनी अच्छी है। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मेरी दुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखेगा। मैं अब जल्द निकाह की तैयारी करूंगी। इसी हफ्ते के आखिर में निकाह होगा। तुम्हें कोई एतराज नहीं है? ज़रार ने नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली, जैसे खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो। मैंने आपकी खातिर हाँ की है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझसे बिल्कुल अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया था। वो चंद लम्हे इनके पास बैठा था और फिर खामोशी से बाहर आ गया था। इसका दिल हर चीज से उचाट उठ चुका था। ये बात इसको मालूम थी कि इसकी माँ की ख्वाहिश है कि निम्रा ही इसकी बीवी बने, मगर वो कंजा को दिल दे चुका था और अब निम्रा को अपनाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल तरीन फैसला था। मगर दादी और अपनी मरहूम माँ के फैसले के आगे वो बेबस हो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर वो हवेली में रहा और फिर थक हार कर ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। इस बात से बेखबर कि बीजान इसके पहुंचने से पहले ही ऑफिस में इसके निकाह का ऐलान कर चुके हैं। दोपहर के वक्त ऑफिस के शीशे वाले कैबिन में खामोशी थी। बस एयर कंडीशनर की मध्यम गूंज सुनाई दे रही थी। मेज पर फाइलों का ढेर, एक खुला लैपटॉप और आधी पी हुई कॉफी का कप रखा था। ज़रार अपनी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठा था, नजरें स्क्रीन पर, मगर जहन कहीं और था। उंगलियां कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी, मगर वो जानता था कि वो महज दिखावा है। दिल अब भी बीजान की बातों और अपने फैसले के बोझ में उलझा हुआ था। चंद लम्हे बाद अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई और किंजा दाखिल हुई। इसके कदमों के साथ हाई हील की टिक टिक ने माहौल का सुकून तोड़ दिया था। सफेद शर्ट, स्याह फिटिंग पैंट, खुले बाल और एतमाद से भरी आंखें। वो सीधी चलती हुई आई और बिना इजाजत मांगे मेज के कोने पर आकर बैठ गई थी। ज़रार ने चौंक कर ऊपर देखा, भवें सुकेड़ ली थी। किंजा, ये क्या तरीका है? कुर्सी पर बैठो, कोई आ गया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है इस तरह बैठने से। किंजा तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सबको पता है। छुपाने की क्या जरूरत है? अंदाज में कुछ मुख्तलिफ था। एक लम्हे के लिए वो चौंका भी था, मगर सर झटक गया था। ज़रार ने गहरा सांस लिया, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हुए बोला, ये ऑफिस है, निजी जगह नहीं, और हमारा रिश्ता वो मेरी जाती जिंदगी का हिस्सा है। इसे सबके सामने बयान करना मुनासिब नहीं है। किंजा इसकी तरफ झुकते हुए बोली, मैंने सुना है तुमने मैनेजर आयशा को निकाल दिया है, बता सकते हो क्यों? ज़रार का लहजा खुश्क था। ये तुम्हारा मामला नहीं। वाकई किंजा के होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट उभरी थी। या ये कहानी तुम छुपाना चाहते हो? मैंने सुना है तुमने इसे बहुत बुरे अंदाज में निकाला है। क्या वो तुम्हारे राज जानती थी? ज़रार ने मेज पर रखी फाइल बंद की थी। किंजा, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? अपनी हद में रहो। वो हंसी, मगर आंखों में छुपता हुआ गुस्सा। हद? तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है तुम मुझे अपनी रखेल समझते हो, गर्लफ्रेंड नहीं। किंजा, ज़रार की आवाज सख्त हुई, अल्फाज सोचकर बोलो। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? वो एक झटके से खड़ी हुई। मुझे सब पता चल गया, तुम शादी कर रहे हो और इसलिए तुमने आयशा को निकाला, क्योंकि वो हमारे ताल्लुक के बारे में जानती थी, है ना? तुम्हें डर था कि वो किसी को बता ना दे। तुम्हारी दादी ने खुद ऐलान करवाया है कि तुम्हारा इसी हफ्ते को निकाह है। तुम क्या समझते हो मुझ तक कोई खबर नहीं पहुंचती? ज़रार का चेहरा सुर्ख हो गया।
काफी हो गया है, मेरी जिंदगी का फैसला मेरा है, तुम्हें इस पर बात करने का कोई हक नहीं। मैंने कभी तुमसे कोई वादे नहीं किए। हाँ, बस तुमसे पसंदीदगी जाहिर की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका हूँ। हद में रहकर बात करो, किंजा तल्खी से बोली। हद? तुमने मुझे ख्वाब दिखाए थे, वादे किए थे, और अब जब वक्त आया तो तुम किसी नन्ही सी लड़की से शादी कर रहे हो जो तुम्हारे काबू में रहेगी। मर्दों को वैसे भी कम उम्र लड़कियां पसंद आती है ना, ताकि इनकी हर बात मानी जाए, बिस्तर पर भी, जिंदगी में भी। जरार ने तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज नीचे रखो किंजा, बाहर सब सुन रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, वो चीखी। मैं तुम जैसे आदमी के साथ एक मिनट भी रिश्ता नहीं रख सकती। तुम्हें बस कंट्रोल चाहिए, मोहब्बत नहीं। बदतमीजी बंद करो, जरार की आवाज गूंजी। ये ऑफिस है, ड्रामा मत करो। ड्रामा तुम कर रहे हो। किंजा ने मेज पर रखी फाइलें धक्का मारकर नीचे गिरा दी थी। कॉफी का कप गिरा, भूरा माया जमीन पर फैल गया। तुम्हारे लिए सब कुछ खेल है ना, जज्बात, लोग, रिश्ते। जरार ने दांत भींचते, चली जाओ यहां से। अब भी जाऊंगी, मगर याद रखना, तुम्हें तुम्हारा सुकून कभी नहीं मिलेगा। जिस दिल को तुम रौंदते हो, इसकी बद्दुआ सीधी लगती है। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चली गई थी। कैबिन में अब सिर्फ खामोशी थी और जमीन पर बिखरी हुई फाइलों के दरमियान वो गर्मा गर्म कॉफी की खुशबू जब तलखी में बदल चुकी थी। जरार ने पेशानी पर हाथ रखा, आंखें बंद कर ली थी। ऐसे लगा जैसे जिंदगी के हर रिश्ते की दीवार इसके अपने ही हाथों से गिर रही हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। निम्रा के कमरे की खामोशी में दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो बेड पर टेक लगाए एक नॉवल के सफ़े पलट रही थी। नरम पीले लैंप की रोशनी में इसका चेहरा पुरसकून था। जिस दिन भर के शोर के बाद लम्हा भर की पनाह मिली थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। वो चौंक कर खड़ी हुई। दरवाजे में जरार खड़ा था, बाल बिखरे, कमीज के बटन खुले, आंखों में सुर्खी थी, जैसे किसी अंदरूनी तूफान ने इसके वजूद को हिला दिया हो। वो चंद तेज कदमों में इसके करीब पहुंचा। इसके बोलने से पहले ही इसकी गर्दन पर हाथ रख दिया था। लाला, ये क्या? वो हकलाते हुए पीछे हटी, मगर इसकी गिरफ्त सख्त थी। जरार की आवाज भारी और जहर भरी थी। तुम जो हवा में उड़ रही हो, अपनी किस्मत पर खुश हो रही हो, मेरी दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही हो। ये ख्वाब हमेशा के लिए दफन कर दो, समझ आई? नफरत करता हूं तुमसे, तुम्हारे वजूद से भी। इसके लफ्ज खंजर की तरह इसके दिल में उतर रहे थे। वो कांपते हाथों से इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे लाला। आपको क्या हो गया है? मैंने क्या किया है? वो मजीद भड़क उठा। क्या किया है? तुमने मेरी बीजान के दिमाग में जहर भरा है। तुमने इन्हें मेरे खिलाफ कर दिया। वो जो कभी मेरी बात के बगैर पानी तक नहीं पीती थी, आज तुम्हारे इशारे पर मेरे फैसले बदल रही हैं। तुम समझती हो तुम बहुत चालाक हो। वो रो दी, मगर इसके चेहरे पर किसी रहम का साया नहीं आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बीजान, खुद चुप रहो। वो धाड़ा। इसकी आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आई। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो? इस हवेली पर कब्जा, मेरा मुकाम, मेरा नाम, सब कुछ छीन लेना चाहती हो। मगर याद रखो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब रोन दूंगा। तुम्हें वही जिंदगी दूंगा जो तुम जैसी औरतों को मिलती है। खामोश, टूटी हुई, कैद में वो सिसकते हुए बोली। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी बस। इसने इसके बाजू झटक कर कहा, मुझे तुम्हारी सफाइयां नहीं सुननी। शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि बीवियां किस तरह रहती हैं। तुम जैसी खुददार औरतों की गर्दन झुकाने का हुनर आता है मुझे। इसकी आंखों में एक लम्हे को दर्द की झलक से उठी, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर खुद से ही लड़ गया हो। इसने रुख मोड़ा, गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ता था। वो जमीन पर बैठ गई, आंसू गालों पर बह निकले थे। दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज देर तक गूंजती रही। कमरे में अब से वो थी और इसके अंदर की लड़ती सांसें। इसने अपने कांपते हाथों से गर्दन को छुआ। निशान सुर्ख हो गए थे। इसके दिल में सिर्फ एक जुमला गर्दिश कर रहा था, क्या नफरत इतनी शदीद हो सकती है कि इंसान अपनी पहचान भी भूल जाए? बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा के साथ दरवाजा हल्का सा चुड़मड़ा गया, मगर इसके अंदर तूफान पहले ही आ चुका था। पूरी रात इसके रोते रोते गुजर गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें सेहन के दरख्तों से छनकर अंदर आ रही थी। हवेली में हल्की सी खामोशी छाई थी। वो आंखों में सूजन लिए धीरे कदमों से बीजान के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में ऊद की खुशबू फैली हुई थी। बीजान नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी। इसके अंदर का बोझ अब जब्त के दायरे से बाहर था।
पूरी रात सोचकर इसने फैसला किया था कि बीजान को वो शादी के लिए मना कर देगी। वो कमरे में दाखिल हुए, सामने वो बैठी हुई थी। बीजान, इसकी आवाज भरा गई। अगले लम्हे वो बीजान के कदमों में बैठ गई और इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बीजान घबरा गई, फौरन इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अरे लाडो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सब खैरियत है ना? ख्वाब में डर गई थी क्या? वो नफी में सर हिलाती रही। आंसू गालों पर बह निकले। नहीं बीजान, मुझे नहीं करनी जरार लाला से शादी। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं? आप मेरी शादी किसी से भी करवा दे, मैं कर लूंगी, लेकिन इनसे नहीं। वो मुझसे नफरत करते हैं। रात भी उन्होंने मुझसे बहुत बुरी बातें कही, बहुत रुलाया मुझे। बीजान के चेहरे पर हैरत के साथ खफगी भी आ गई। ये तुम क्या कह रही हो जरार? ऐसा नहीं है, वो कभी अपनी हद से नहीं निकलता, तुम शायद कुछ बढ़ा चढ़ा रही हो। वो रोते हुए बोली, नहीं बीजान, मैं सच कह रही हूँ। वो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, कह रहे थे मैं हवेली पर कब्जा करना चाहती हूँ और ये कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। बीजान ने जरा सख्त लहजे में कहा, बस करो लाडो, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। जरार कल रात बहुत गुस्से में था, इसके सर पर काम का दबाव भी है। मर्दों की बातों को इतना दिल पर नहीं लेते। अभी वो इन्हें समझाने लगी थी कि दरवाजे की तरफ से जरार की भारी आवाज उभरी। मैंने कब कहा तुम्हें कुछ? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी दुल्हन बनो या कोई और। वो चौंक कर पलटी। दरवाजे पर जरार खड़ा था, सफेद शर्ट में, चेहरा तनाव में जकड़ा हुआ। जरार, बीजा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, ये क्या तरीका है बात करने का? इसने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था और सीधा इसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें जो कहना है साफ कहो, ये रोना धोना मेरे लिए मत करो। मैंने कब कहा कि शादी जबरदस्ती की जा रही है? अगर तुम्हें मसला है तो सीधा इनकार कर दो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो हैरत और दुख के मिले जुले लहजे में बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कल रात खुद कहा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं, और फिर आज क्यों तमाशा बना रहे हैं? अगर वाकई ऐसा नहीं चाहते तो बीजान को मना कर दे। जरार के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब तुम्हारी कहानी है, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। बीजान ने उसकी तरफ देखा, फिर निम्रा की तरफ। बस लाडो, अब मजीद कुछ मत कहो, तुम हद से बढ़ रही हो। जरार खुद मान रहा है, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? अपनी इज्जत का ख्याल करो, खानदान में बात फैल जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि लड़की शादी से एतराज कर रही है। वो सिसक पड़ी। बीजान, मेरी बात पर यकीन करें, वो झूठ बोल रहा है। वो बीजान ने सख्त लहजे में टोका, बस और नहीं, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। मैंने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जरार ने एक कदम पीछे लिया, चेहरे पर वही सर्द जहरीली मुस्कुराहट। देख लिया, अब मुतमईन हो जाओ, जो खेल खेलने की कोशिश कर रही थी वो उल्टा पड़ गया। वो बेबसी से इसे देखती रही। जरार के चेहरे पर लम्हे भर को एक तंजिया सकून सा आया, फिर वो मुड़ गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के बाद कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिर्फ इसकी हिचकियां और बीजान की ठंडी आहें बाकी रह गई थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। खुशबू, फूल और खामोशी तीनों अपने अपने जगह मौजूद मगर बेमायनी लग रहे थे। वो बेड के किनारे सर झुकाए बैठी थी, दिल की धड़कन कानों तक गूंज रही थी। हाथ पसीने से भीग चुके थे, दुपट्टे का भारी पल्लू कंधों पर रखा हुआ था और निगाहें दरवाजे पर जमी थी। अंदर एक अजीब सा खौफ रेंग रहा था, जैसे कोई फैसला होने वाला हो जिससे वापसी मुमकिन ना हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रुकैया बेगम के फैसले पर दोनों ने ही सरखम कर दिया था। इस हफ्ते के आखिर में दोनों का निकाह करार पाया था। आज निकाह बहुत सादगी से किया गया था। खानदान के मौजूद लोग भी मौजूद थे। निकाह होने के बाद इससे खानदान की लड़कियां जरार के कमरे में बैठकर चली गई थी। वो घबराई घबराई सहमी सहमी इसके नाम की सेज सजाकर बैठी हुई थी। कमरा फूलों से महका हुआ था, मगर इससे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दिमाग में कई तरह के ख्यालात थे कि आगे की जिंदगी अच्छी होगी या फिर आज की इस पुरसुकून जिंदगी का आखिरी दिनों का। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी जब अचानक दरवाजा खुला। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ जरार अंदर दाखिल हुआ। स्याह शलवार कमीज में, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा, लबों पर वही तल्ख सुकून। इसके कदमों की चाप ने माहौल को और घटा सा दिया था। वो चंद लम्हे दरवाजे पर रुक कर इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जब वो बिल्कुल करीब आया तो उससे नजरें नीचे कर ली थी। वो समझी थी कि अब मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने हाथ बढ़ाकर बेदर्दी से इसका घूंघट नोच कर फेंक दिया था।
पन्नों के जरिए दुपट्टा बालों में सेट किया गया था। दुपट्टा खींचने की वजह से इसका पूरा सर तकलीफ से फटने के करीब आ गया था। वो तड़प उठी। खान जरार के चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई थी। अचानक इसने इसका बाजू सख्ती से थाम लिया था और इसे झंझोड़ते हुए बोला, बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का, आज दिखाता हूं तुम्हें कि बीवी बनना कैसा होता है। वो सहम कर पीछे हटी। आंसू बहने लगे थे। मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझसे नफरत करते हैं तो फिर क्यों बीवी बीवी कह रहे हैं? मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता। आप ही बीजान ने जबरदस्ती, जरार धार कर बोला। इसकी आवाज दीवारों से टकरा गई। तुम्हें मालूम भी है तुम मेरे साथ क्या कर चुके हो? मेरे सर पे तुम्हें थोपा गया है जैसे कोई बोझ। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश सब रोंद गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम चाहती हो मैं तुमसे नाताल्लुक हो जाऊं? ऐसे कैसे मुमकिन है? आज तुम्हें अपनी बनाऊंगा और हर रात तुम्हें अजियत दूंगा ताकि मेरी रूह सुकून में रहे कि मेरी मोहब्बत अगर मेरी नहीं हुई तो मैंने तुम्हें भी सुकून नहीं दिया है। वो कांपती आवाज में बोली। मैं तो खामोश थी, इनकार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने साथ नहीं दिया। आप चाहें तो। जरार ने इसका दूसरा बाजू भी सख्ती से थाम लिया। चाहूं तो क्या तुम्हें छोड़ दूं? सब कुछ ऐसे जाने दूं? नहीं, जब मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं रखी गई, जब मेरी पसंद को रोंद कर तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया गया, तो अब तुम मेरे असूलों पर रहोगी। आज की रात याद रखोगी। वो सिसकी। मुझे दर्द देकर क्या मिलेगा आपको? मैंने तो सिर्फ मान रखा है बीजान का, आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। जरार के चेहरे पर तंज भरी हंसी उतर आई। अपनी मासूमियत का खेल अपने पास रखो। मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो, हवेली, नाम, इज्जत और वो मुकाम जो तुम्हें कभी नहीं मिलना था लेकिन अब मिलेगा, कैद की शक्ल में। वो चीखी नहीं। आप गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। खामोश रहो। वो झुककर इसके करीब आया। आंखों में गुस्से के साथ एक भारी थकन भी थी। तुम्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सब मेरे लिए आसान है? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे क्या याद आता है? एक मजबूरी, एक शिकस्त। लेकिन आज हर बदला लूंगा। वो लड़ती आवाज में बोली। फिर आपने हाँ क्यों कही थी निकाह को? अगर इतनी नफरत थी तो? क्योंकि बीजान मरने की बात ले बैठी थी। मैंने सिर्फ इनकी सांस बचाने के लिए हाँ कही थी, तुम्हारे लिए नहीं। अब तुम इनकी चाहत हो तो तुम्हें बर्दाश्त करना तुम्हारी सजा भी है और मेरी मजबूरी भी। वो पीछे हट गई। आंसू से चेहरा तर हो गया। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना हक ना रिश्ता, कुछ नहीं। बस मुझे छोड़ दे, मैं अपने कमरे में रह लूंगी, मुझे मारे मत। जरार सर्द लहजे में बोला, ये मेरा कमरा है, तुम्हारी जगह मेरी मर्जी से तय होगी। और याद रखो, बीवी हो चाहे नापसंदीदा सही मगर हो, इसलिए बर्दाश्त करो। मुझे ये कहते ही वो इस पर हावी हो गया था जबकि इसकी सांसें थम गई थी। इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में लेकर वो इस पर काबिज हो चुका था। धीरे धीरे इसके पूरे वजूद में सरायत करता जा रहा था। वो हिचकियां ले रही थी, इसको दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और कब वो तकलीफ सेहत सहते हुए सोई, ऐसे कुछ पता नहीं चला था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे में सुबह की मध्यम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सरक कर दाखिल हो रही थी। पर्दों के पीछे से सूरज की किरणें कमजोर सी छिनकर बिस्तर तक पहुंच रही थी। वो गहरी नींद में थी, मगर चेहरे पर थकन, बेचैनी और रात की अजियतों का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। अचानक इसे अपने चेहरे पर किसी के करीब होने का एहसास हुआ, जैसे सांसों की हरारत इसकी जिल्द को छू रही हो। वो चौंक कर जाग उठी। इसकी आंख खुली तो देखा जरार कोहनी के बल इसके सामने लेटा था, चेहरा इतना करीब कि इसकी सांसें महसूस हो रही थी। वो सहम गई, सांस अटक गई, जैसे वक्त एक लम्हे को रुक गया हो। कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस रात वाली? जरार के लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी। वो पलकें छुपाती पीछे हटने की कोशिश में बोली, प्लीज दूर हटे, मुझे वॉशरूम जाना है। वो रात वाला जरार याद करके पूरी जान से कांप गई थी। जरार ने अपना बाजू इसके गिर्द फैला दिया। नहीं, अभी नहीं, बीजान के लिए शादी की है ना मैंने, अब इन्हें पोता तो देना ही है। इसके चेहरे पर संजीदगी नहीं थी बल्कि एक सर्द बेहिसी। वो दबे लफ्जों से बोली, तकलीफ हो रही है, प्लीज जाने दे। अभी रात वाली तकलीफ भी कम नहीं हुई है, खुदा के लिए बख्श दे। जरार ने बेपरवाह लहजे में कहा। तकलीफ? फिर एक खुश कह का हंसा। तुम्हें तो आदत डालनी पड़ेगी। ये रिश्ता तुम्हारे ख्वाबों जैसा नहीं है, हकीकत जैसा है, सख्त, कड़वा, नाकाबिले फरार, जिसमें तुम्हें सुबह शाम सिर्फ मेरी तरफ से अजियत मिलेगी और तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। वो रोते हुए आंखें बंद कर गई थी। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ये शादी, ना ये जिंदगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ?
जरार ने चेहरा करीब लाकर धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अब तुम मेरी हो और जो मेरा होता है वो मेरी मर्जी से जीता है। समझ आई? वो सिसक उठी। ये मोहब्बत नहीं, ये जुल्म है। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ। मोहब्बत? वो तन से बोला, मोहब्बत तो तब होती है जब दिल दिया जाए, जबरदस्ती नहीं। और मुझे जबरदस्ती ही मिली हो तुम। अब बस वही लुटा रहा हूं जो मिला है। वो हाथों से चेहरा छुपाते हुए बोली, मुझे सांस लेने दें प्लीज। एक लम्हा। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो इस पर हावी हो गया था। इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जबकि वो तड़प गई थी। इसके हाथों को हटाने लगी थी, मगर इसके हाथ बेबाक अंदाज में इसके वजूद पर सरायत कर रहे थे। धीरे धीरे वो इसमें गुम होता जा रहा था, जबकि वो इसे दूर करने की अब भी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी हद पार होने लगी, इसकी मज़ाहमत खत्म हो गई थी और वो अपना आप इसके हवाले कर चुकी थी। लेकिन तकलीफ के मारे इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इसको बताना चाहती थी कि वो इतनी उम्र दराज नहीं है, वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे थोड़ा आराम चाहिए, मगर वो सुनना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ बदला ले रहा था अपनी मोहब्बत ना मिलने का और बेजान की जिद का, लेकिन जानता ही नहीं था कि अपनी अना में वो एक मासूम फूल को रोंद रहा है। मुसलसल 1.5 घंटा इसको तकलीफ देकर वो वॉशरूम चला गया था, इस बात से बेखबर पीछे वो कितनी तकलीफ में है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। दिन चढ़ आया था, मगर जरार के चेहरे पर रात की थकन अब भी वाज़ेह थी। ऑफिस की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, मगर वो रोशनी इसके अंदर की तारीकी को छू नहीं रही थी। मेज पर बिखरे फाइल्स, खुला लैपटॉप और आधा पिया हुआ कॉफी का कप सब गवाही दे रहे थे कि वो खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा है, किसी बात से भाग रहा है। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आओ, इसने सर उठाए बगैर कहा। दरवाजा खुला। शहबाज अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में मोबाइल था, चेहरे पर झिझक सर बात थी थोड़ी अहम। जरार ने नजरें ऊपर उठाई। भवे सुकेरी, क्या बात है? शहबाज ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए। सर, पिछले हफ्ते से कुछ देख रहा था, सोचा आपके सामने लाऊं। गलत फहमी हो तो साफ हो जाए। मगर जरार का लहजा सर था। सीधी बात करो शहबाज, क्या लाए हो? शहबाज ने मोबाइल आगे बढ़ाया। ये तस्वीरें किंजा मैम की हैं। जरार ने मोबाइल पकड़ा। इसकी उंगलियां लम्हा भर को रुक गईं। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी वो जैसे किसी ने सीने में बर्फ रख दी हो। चंद लड़कों के साथ वो हंसती हुई किसी के बाजू में हाथ डाले, किसी कैफे में, किसी गाड़ी में, और कुछ बहुत ही नामुनासिब हालत में थी। एक लम्हे को कमरा घूमने लगा था। ये तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? इसकी आवाज भरा गई थी। सर, पिछले हफ्ते एक बंदे ने भेजी थी, कहा था कि अगर मैं चाहूं तो और सबूत भी दे सकता हूं। मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूं। जरार ने फोन मेज पर पटक दिया। ये झूठ है। तुम्हें अकल नहीं है क्या शहबाज? तस्वीरें एडिट हो सकती हैं, आजकल सब कुछ हो सकता है। वो अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा सितम होने नहीं दे सकता था। शहबाज खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता बोला, सर मैं चाहता था मैं भी यही सोचूं, मगर मैंने इसके वॉइस नोट्स भी सुने। जरार की नजरें ऊपर उठी। कौन से वॉइस नोट्स? शहबाज ने कांपती आंखों से प्ले दबाया। फोन से किंजा की आवाज उभरी, साफ बेचैनी हुई। कल शाम 6 बजे वही जगह, किसी को पता नहीं चले। और हाँ, पैसे साथ रखना। एक और नोट चला, जरार को कुछ पता नहीं चले। वो तो अब खुद अपने काम में मसरूफ है। जरार के चेहरे से रंग उड़ गया। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। इसकी आवाज टूट गई। हाँ, वो बुरी है, लेकिन इतनी नहीं। शहबाज आहिस्ता से बोला, सर मैं बस अपना फर्ज समझकर बता रहा हूँ। आप चाहें तो मजीद सबूत भी मंगवा दूं। नहीं। जरार ने मेज पर हाथ मारा। कुछ नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। शहबाज ने फौरन सर झुकाया और कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हो गया तो जरार की सांसें भारी होने लगी थी। इसने मोबाइल दोबारा उठाया, तस्वीरें देखी, जैसे खुद से यकीन करवाना चाहता हो कि ये सब झूठ है, मगर आवाजें, मुस्कुराहटें, लम्हे सब असली लग रहे थे। खिंजा, वो ज़ेरे लब बोला। आंखों के सामने इसका चेहरा घूम गया था। वही नर्म लहजा, वही शर्मीली मुस्कुराहट, अब वही चेहरा धुंधला रहा था, जैसे किसी ने एक मानूस ख्वाब पर स्याही फेर दी हो। कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई देने लगी थी। जरार ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई, आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए इसके होंठ कपकपाए थे, जैसे वो खुद से कुछ कहना चाहता हो। अगर ये सब सच है तो मैं किस पर भरोसा करूं? बाहर दफ्तर की चहल पहल जारी थी, मगर इसके अंदर जैसे सब कुछ रुक गया था। एक खामोशी जो चीखों से ज्यादा अजियतनाक थी। पूरा दिन इसका बोझल गुजरा था। रात का सन्नाटा हवेली में फैल चुका था। आसमान पर चांद नीम रोशन था, जैसे थकन से झुक गया हो। रुकैया बेगम के कमरे में हल्की सी दवा की बू।
नीम, अंधेरा और बिस्तर के पास जलता नाइट लैंप, सब कुछ एक थकी हुई शाम की गवाही दे रहे थे। निम्रा ने इनको दवाइयां खिलाकर पानी का ग्लास रखते हुए आहिस्ता कहा, अब आप ये दवा वक्त पर लिया करें। बीजान, कल भी नाश्ते के वक्त नहीं ली थी, डॉक्टर ने मना किया है ना। लापरवाही से रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है बेटा, अब तुम हो ना ख्याल रखने वाली। फिर इनका लहजा जरा सख्त सा हो गया। लेकिन अगर आइंदा दवाइयों में कोताही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। निम्रा हंसती थी। जी जी बीजान, नहीं होगी कोताही। वो प्याला समेटने लगी थी कि रुकैया बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। इधर आओ, मेरे पास बैठो। निम्रा लम्हा भर को ठटकी, फिर खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठ गई। रुकैया बेगम ने इसके चेहरे को गौर से देखा। वही चमकदार आंख, मगर इनमें कहीं थकन छुपी थी। एक बात पूछूं बेटा? निम्रा ने नजरें नीचे की। जी बीजान, पूछे ना। जरार कैसा है तुम्हारे साथ? खुश लगता है? ये सवाल सुनते ही निम्रा के अंदर कुछ हिल गया था। इसके लबों पर आह उठी, मगर वो फौरन मुस्कुरा दी। जी बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभी ऑफिस के काम में उलझे रहते हैं, वरना बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। रुकैया बेगम ने इसका हाथ थपथपाया। बेटा, मर्दों का मिजाज जरा सख्त होता है, कभी कभी बातें दिल पर नहीं लिया करो, मगर अगर वो तुमसे बदतमीजी करे या आवाज बुलंद करे तो छुपाना नहीं, बता देना मुझे। निम्रा की पलकें चपकने लगी, गला बंद होने लगा। दिल चाहा कि चीख कर कह दे, हाँ बीजान, वो बदल गया है, वो पहले वाला जरार नहीं रहा। मगर इसने निगाह झुकाई, आंसू जब्त किए। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। रुकैया बेगम ने शुक्र अदा किया। खुदा सलामत रखे तुम दोनों को, बस दिल से दुआ है कि तुम दोनों का घर खुशियों से भर जाए। निम्रा की आंखों के किनारे नम हो गए थे। आमीन। बीजान, कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की हल्की टिक टिक बाकी थी। रुकैया बेगम मजीद बोली, खाना वक्त पर खाती हो? निम्रा हल्की मुस्कुराहट से बोली, हाँ वक्त पर खाती हूँ, बाहर भी जाते हैं कभी कभी। कल ही बोल रहे थे कि कहीं डिनर पर चलेंगे। खुदा खुश रखे तुम्हें, वो बेसाख्ता बोली। निम्रा ने सर हिलाया, मगर दिल में एक खला सा महसूस हुआ था। रुकैया बेगम ने इसे प्यार से थपथपाया। बस मेरी बच्ची, ये आंखें हमेशा यूं ही चमकती रहें, कभी दुख ना देखूं। निम्रा ने एक पल को नजरें ऊपर उठाई। वो नजरें शुक्र, दुख और खौफ सबसे भरी हुई थी। बस आप दुआ करें बेजान, बाकी सब ठीक है। रुकैया बेगम आंखें मूंदे हुए बोली, दुआ तो हर वक्त करती हूँ तुम्हारे लिए। किंजा ने आहिस्ता इनका कंबल दरुस्त किया, नाइट लैंप की रोशनी मध्यम की और उठने लगी। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। बाहर अंधेरा था, मगर एक साया वाज़ेह खड़ा था। जरार, इसके चेहरे पर सख्ती और हैरत का अजब इम्तिजाज था। इसने सब सुना था, हर झूठा इत्मीनान, हर दुबकी हुई बात। निम्रा ने दरवाजा बंद करते वक्त इसे नहीं देखा था। वो सीधा किचन की तरफ चली गई थी। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा था और फिर थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया था। आज इसका दिल बहुत उदास हो रहा था। जो तस्वीरें इसने किंजा की देखी और जो वॉइस नोट इसके सुने थे, वो सब सच्चे थे। इसने रीचेक करवाया था, इसमें कोई झोल नहीं था। इसकी मोहब्बत वाकई धोखेबाज थी। कुछ देर बाद इनका कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की के पर्दे ही पीछे से आती मध्यम चांदनी दीवार पर एक धुंधला सा अक्स बना रही थी। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और आदतन स्विच ऑन किया। जैसे रोशनी फैली, एक भारी भटकी हुई आवाज गूंजी, बंद करो लाइट। वो चौंकी और फौरन हाथ रोका, मगर लम्हा भर बाद नरमी से बोली, कमरा में बहुत अंधेरा हो रहा है। आंखें दुखने लगी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकने की हल्की आवाज थी। वो आगे बढ़ी, कदमों की चाप दबाए बेड के करीब पहुंची। वो वहीं बैठा था, झुका हुआ, दोनों कोहनियों के बीच सर छुपाए। वो खामोशी से इसके पास बैठ गई। अभी इसे लब खोले भी नहीं थे कि वो अचानक सर उठाकर इसके गले लग गया, जैसे बरसों का बोझ टूट कर गिर गया हो। मैं टूट गया हूं निम्रा, बिल्कुल अंदर से। इसकी आवाज भारी रंधी हुई थी। वो कुछ पल खामोश रही। इसके हाथ खुद ब खुद इसकी पीठ पर रखे गए। क्या हुआ जरार? वो दंग रह गई। वो हिचकियों में बोला, किंजा ने ऐसा क्यों किया? मैंने इसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी अहमियत नहीं दी। इसकी ख्वाहिशें पूरी की, ख्वाब बनाए, साथ दिया, मगर इसने, वो सांस खींचते हुए बोला, इसने मेरे पीछे वो सब किया जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। निम्रा खामोशी से इसकी बात सुनती रही। कमरे में सिर्फ इसकी सिसकियां गूंज रही थी। मैं पागल था, अंधा हो गया था मोहब्बत में। वो दूसरी दुनिया की लगती थी, मासूम, नाजुक। मैंने सोचा वो मेरी जिंदगी बनेगी, लेकिन वो तो मेरी तजलील बन गई। वो एक गंदी लड़की थी निम्रा,
गंदी। वो रो रहा था, लफ्जों के साथ टूट रहा था। निम्रा ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। जरार, इसकी आवाज धीमी मगर गहरी थी। बुरा मत मानना, मगर कभी सोचा है कि शायद वो तुम्हारे लिए बनी नहीं थी? बूढ़ी लड़कियां बूढ़ी राहों के लिए पैदा होती हैं। इनके नसीब में ऐसे लोग होते हैं जो इनके जैसे हों। और आप? वो लम्हा भर को रुकी, फिर संजीदगी से बोली, आपका किरदार साफ है। आपने इसे खलूस दिया, इज्जत दी, लेकिन खलूस हमेशा इन दिलों में जगह पाता है जो खुद सच्चे हों। जरार ने सर उठाया, आंखें लाल थीं। मगर निम्रा, क्यों? मैंने क्या कसूर किया था? वो थोड़ा झुकी, इसके माथे पर होंठ रखे, जैसे इसे करार दे रही हो। कसूर सिर्फ इतना कि तुमने अपनी कदर इसको दी थी जो इसके काबिल नहीं थी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देती है जिसके तुम अहल होते हो। शायद किंजा तुम्हारे मयार की नहीं थी, इसलिए रब ने इसको तुमसे छीन लिया। वो चुप रहा, इसकी सांसों की रफ्तार कुछ हल्की हुई। निम्रा ने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई जरार। बुरे लोग वक्ती सुकून देते हैं, मगर दिल का चैन सिर्फ अच्छे रिश्तों में होता है। तुम्हारे अंदर अच्छाई है, इसलिए तुम्हें वो नहीं मिली। जरार के लब हिले, मगर मैं अब किसी पर एतबार नहीं कर पाऊंगा। वो बोली, ऐसा मत सोचो। सच्चाई कभी भी धोखा नहीं देती, गलत लोग देते हैं। और जब दिल सच्चा हो तो रब खुद तुम्हें संभाल लेता है। वो इसके अल्फाज सुनता रहा, जैसे हर जुमला जख्मों पर मरहम बन रहा हो। इसके चेहरे पर अब थकन थी, मगर गुस्सा नहीं। निम्रा आहिस्ता से बोली, अब और ना सोचो, थक गए हो बहुत, थोड़ा आराम करो। जरार ने बेख्तियार इसकी गोद में सर रख दिया। निम्रा के हाथ खुद ब खुद इसके बालों में चलने लगे थे। कमरे में सकूत छा गया, बाहर चांदनी और अंदर किसी के बिखरे दिल की धीमी सांसें। चल लम्हे बाद वो बोली, सो जाओ जरार, जो बोझ तुमने बरसों से उठाया है इसे आज छोड़ दो। वो धीरे धीरे खामोश हो गया, आंखें बंद हो गई। अपनी बीवी की आगोश में वो बाकी हर गम भूलकर गहरी नींद में चला गया था। निम्रा ने इसके चेहरे को देखा, एक जख्मी मर्द जो पहली बार किसी के सामने टूटा था, मगर शायद पहली बार संभलने के करीब भी था। एक हफ्ते बाद हल्की हवा लॉन में मौजूद गुलाबों की खुशबू को इधर उधर बखेर रही थी। रात की खामोशी में दरख्तों के पत्ते हल्की सरसराहट पैदा कर रहे थे। वो तन्हा कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में एक कप चाय लिए, नजरें खला में गुम। आंखों के नीचे थकन साफ झलक रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बीजान को दवाई देकर जब वो इनके कमरे से निकली तो तन्हाई ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बस थोड़ा सा सांस लेना चाहती थी, बोझ उतारे बगैर, बस लम्हा भर को खामोश रहने के लिए। अचानक कदमों की आहट ने इससे चौंका दिया। इसने पीछे मुड़कर देखा तो जरार लॉन के दूसरे किनारे से आता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चलता हुआ करीब आया और इसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे की खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जो बोझल भी थी और जरूरत भी। जरार ने नजरें जमीन पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो चौंकी, मगर लहजा नरम रखा। बीजान को दवाई देकर सुलाया है। जरा तन्हाई सी महसूस हुई तो बाहर आ गई। आपको कुछ चाहिए था? जरार ने लम्हा भर इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, चाहिए तो था, मगर अब लगता है खुद ही ले आया हूँ। वो कुछ समझ नहीं सकी, इसके चेहरे पर खफीफ सी हैरत उभरी। जरार ने इसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, इस रात के लिए शुक्रिया। निम्रा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं खुद को किसी अंधी खाई में धकेल देता। तुमने मुझे संभाल लिया, खामोशी से, बिना कुछ मांगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए होती हैं और अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें। शायद इसलिए तुम मुझे मिली हो। निम्रा के लब कपकपाए। ऐसा मत कहे जरार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस जो फर्ज समझा निभा दिया। जरार ने सर नफी में हिलाया। नहीं, तुमने मेरा बिखरना रोका है। तुमने मुझे अपने गुनाहों के आईने में देखना सिखाया है। मैं अपनी हर बात पर शर्मिंदा हूँ। जिन लहजों में तुम्हें झिड़का, जिन आंखों से तुम्हें हकीर समझा, जिन लफ्जों ने तुम्हें तोड़ा, आज सब पर पछतावा है। वो लम्हा भर रुका, जैसे सांस संभाल रहा हो। मैंने सुना था तुमने बीजान को कुछ नहीं बताया। सब बर्दाश्त करके भी तुमने मेरा एहतराम रखा। तुम्हारी ये अदा, ये खामोशी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई है। इसकी आवाज भारी हो गई। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, मगर आज से एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मुहाफिज रहूंगा, तुम्हारा वफादार। जिस औरत ने मेरे अंधेरे में रोशनी भरी, इससे मैं अपनी सारी जिंदगी का अमानत मानता हूँ। निम्रा की आंखों में नमी तैर गई। इसने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। मैंने आपको कभी बुरा नहीं समझा जरार। हर इंसान गलती करता है, मगर हर कोई इसका एतराफ नहीं करता। आपने क्या, यही आपकी असलियत खूबी है।
وہ تھوڑا مسکرائی, ہلکی سی مگر دل سے. میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گی. اگر قسمت نے ہمیں ایک راستے پر رکھا ہے تو میں وہ راستہ نبھاؤں گی. شکریہ کہ آپ نے آخرکار مجھے دیکھا, محض ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر. زرار نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا تھا. ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی, مگر وہ خاموشی بول رہی تھی. تسلیم, شفا اور نرمی کے سارے رنگ لیے. چاند آہستہ آہستہ بادلوں کے پیچھے سے نکلا. ہوا ذرا سی تیز ہوئی, گلاب کی خوشبو ان کے بیچ پھیل گئی تھی. زرار آہستہ سے بولا, اب لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. نمرا نے سر جھکا کر مسکراہٹ چھپائی. ہاں, شاید پہلی بار اس کا صبر رائگا نے گیا تھا. اس کے ہر آنسو کا بدلہ اسے اپنے شوہر کی محبت کے ذریعے مل گیا تھا. لان کی خاموشی میں صرف 2 دھڑکنیں باقی رہ گئی تھی, ایک شکر گزار, ایک مطمئن, اور رات جیسے پہلی بار پرسکون تھی.